ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो करप्शन की बात करता हो। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर बिहार में भ्रष्टाचार हट जाए तो विकास की जो गति है ना, वो स्वतः 10 से 15 गुनी तेज हो जाएगी। तो जब राजधर्म का आप अगर निर्वाह करते हैं तो निश्चित तौर पर इन सारी जो गलत चीजें हैं उनका अगर विरोध नहीं करते हैं तो कभी भी आप राजधर्म का निर्वाह नहीं करते। आप विधायक हैं, किसी पार्टी के गुलाम तो नहीं है ना। तो समझ जाइए, जो एमएलए एक बच्ची की रक्षा करने में या बच्ची को न्याय दिलाने में मुझे लगता है कि खरा ना रहे, उसे एमएलए नहीं होना चाहिए। जनता को इस बात को समझाना होगा और जनता में को जागरूक करना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। आज देखिएगा कि पुल गिरने में, जितने ज्यादा पुल बिहार में गिरे, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कहीं गिरे होंगे। आप जाति से, अपने जाति से आराम से ठग सकते हैं, उसको अंधेरे में रख सकते हैं, उसको एक पल के लिए भटका सकते हैं, दूसरे को नहीं करा सकते। लेकिन जब आप जाति को छोड़ के इंसानियत की बात करिएगा तब आपकी भटकाव कम हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ मृत्युंजय जी ज्वाइन किए हैं। मृत्युंजय जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आप अपने बारे में बताइए कि मतलब आप अपने बारे में बता सकते हैं, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं अपने लोगों के साथ। सबसे पहले जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार है और मैं सबसे पहले अपना एज ए पॉलिटिकल कैरियर जनस्वराज में जुड़ने के बाद से स्टार्ट किया। मेरा कोई पॉलिटिकल एम नहीं था, हमारी फैमिली की पॉलिटिकल एम थी और मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में रहे भी हैं। कुछ एमपी रहे हैं, कुछ लोग एमएलए रहे हैं। मेरे जो परदादा थे वो फ्रीडम फाइटर थे और लॉ किए हुए थे। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जब शुरुआत की आज़ादी की लड़ाई, तो उन्होंने सबसे पहले कोर्ट को बंद करवाया था। बाद में 1942 में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है बेगूसराय, उसको उन्होंने लीड किया। लीड करने के बाद आजाद हिंदुस्तान के मेरे क्षेत्र से यानी चेरिया बेरापुर क्षेत्र से पहला एमएलए हुए और वो भी समाजवादी पार्टी के थे, ना कि कांग्रेस के। उनकी पॉपुलैरिटी जो एज ए फ्रीडम फाइटर थी, उन्होंने पब्लिक को काफी अट्रैक्ट किया और पहले मतलब गिने चुने नेता होंगे जो कांग्रेस के नहीं होके इलेक्शन में जीते होंगे और उनकी काफी लोकप्रियता थी। उसके बाद मेरी दादी आई, वो भी एज ए एमपी बलिया लोकसभा से रही। फिर मेरी जो चाची लगती हैं, बुआ लगती हैं, वो हैं अभी एमएलए हैं। और मेरा चूंकि राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं था, मैं और मेरे पिताजी काफी एकेडमिक थे। मेरे पिताजी जेएनयू के स्टूडेंट थे और वो कम्युनिस्ट माइंडेड थे एक्चुअली। तो मैं पढ़ाई करके यहाँ आया और प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरी एक जो खासियत थी कि मुझे लगा कि जिस जन्मभूमि पे मैं पैदा लिया हूँ, शायद उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। तो मैं अपने गांव को सिर्फ फ्री में देखता था और जो भी एज ए ऑनेस्ट डॉक्टर जो कंसल्ट करना होता था, जो सलाह देनी होती थी, मैं वो दिया करता था। तो इसी बीच में प्रशांत किशोर जी का उदय हुआ और मैं उनकी बातों से प्रभावित होके सिर्फ एक ही बात कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। तो मैं इस बात को प्रभावित होके अपने क्षेत्र में उन्होंने मौका भी दिया और अपने क्षेत्र से लड़ा भी और पूरे बिहार में मुझे लगता है कि मैं तीसरा स्थान, शायद नहीं, ऑलमोस्ट कंफर्म, मैं तीसरा सबसे ज्यादा वोट लाने वाला हूं और यही मेरी छोटी सी पॉलिटिकल कैरियर है। जनसुराज में आप तीसरे मतलब सबसे ज्यादा वोट लाने वाले लोग हैं, राइट? यस, पूरे बिहार में तीसरे सबसे ज्यादा। चलो, बहुत अच्छी बात है। मतलब पर्टिकुलरली आपने बताया कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से ही मतलब फ्रीडम फाइटर हैं, तो मतलब सोशल वर्क और पब्लिक सर्विस जो है, आई थिंक वो बहुत पुरानी लेगेसी है। एंड आई थिंक आपने जैसे बताया कि वो कांग्रेस से नहीं, समाजवादी पार्टी से मतलब बने, दैट मीन्स वो अपने दम पे बने, जो भी बने उससे मैं लगता है उस टाइम के में। तो काफी अच्छा लगा। एंड ऑब्वियसली बिहार में बहुत नए लीडर, बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग अभी जनसुराज के कारण आ रहे हैं। एक अच्छी इनिशिएटिव है कि हाँ, नए लोग आ रहे हैं जो एक्चुअली समाज को बदल सकते हैं। तो इस चीज पे मैं एक चीज पूछूंगा कि ऑब्वियसली हमारे इंडिया में तो पार्टी सिस्टम आ गई है। कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो पार्टी थी भी नहीं, बट उसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से थे या जनसुराज से थे, लेकिन जब तक वो जनसुराज जैसी पार्टी नहीं आती है जो नए लोगों को मौका देती है,
तो ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग इवन कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं अपने सोसाइटी के लिए, है ना, वो लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनको टिकट नहीं मिलता, और एक ये भी है कि जिनको टिकट मिलता है और जो उनसे कहा जाता है वो उस जगह से जाना नहीं चाहते, उस रास्ते से जो उनसे अपेक्षा की जाती है, चाहे मनी की हो या जो भी है, मतलब जो हैराकी है वो एक पढ़े लिखे लोगों के लिए आसान नहीं है कि वो उस रास्ते से जाए और उस तरह से वो काम करे। वो उससे बेटर फील करते हैं कि मैं अपना जो पढ़ा लिखा हूँ अपना काम कर लूं, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं काम कर पाऊंगा सोसाइटी के लिए। तो आपका ये क्या इसके बारे में क्या सोचना है कि आजकल के टाइम में पढ़े लिखे लोगों के पास, है ना, राजनीति में पब्लिक सर्विस करने का मौका बहुत लिमिटेड हो गया है? बिल्कुल। देखिए, मैं जो आपने बोला कि सोशल सर्विस और पढ़े लिखे लोग, ये दो टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट। हम पढ़े लिखे लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द, मैं हर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी जिस तरह से हमने अपने कैरियर में हासिल कर लिया उसी तरह से पॉलिटिक्स में हासिल कर ले। बट पॉलिटिक्स एक बहुत डिफरेंट चीज है। खास करके मैं तो बिहार के बारे में बोलूंगा क्योंकि मैंने बिहार के एक ऐसे क्षेत्र से लड़ा हूं जहाँ की लिटरेसी रेट काफी कम है। वहां पे जात पात और जो कुछ प्रोपेगेंडा, जैसे कोई भी गलत बातें फैला दी गई तो उसको एक्सेप्ट करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम पढ़े लिखे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग थोड़ा सा इम्पेशेंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन। लेकिन जब आप फील्ड में जाइएगा, पॉलिटिकल फील्ड में जाइएगा, तो चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वहां पे आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपने कितनी मेहनत करके क्या शिक्षा हासिल की है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। मैं प्रशांत किशोर जी का इसलिए बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि वो इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी अभी भी लोगों को वो एजुकेट कर रहे हैं। वो ये बताने में लगे हैं कि ये वोट करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे लगता है कि जैसे वो व्यक्ति कर रहे हैं वैसे हर लीडर को करना पड़ेगा छोटे छोटे जगह में, और ये एक बहुत टफ काम है। प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि मैं तमिलनाडु में जितना मेहनत करके विजय जी को जिता दिया उससे कई गुना ज्यादा मेहनत मुझे बिहार में करनी पड़ रही है। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए। पढ़ाई जब हम लोग करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत का आकलन होता है। यहाँ पर आप अपने मेहनत से दूसरे को कितना इम्प्रेस करते हैं ये आकलन होता है। तो काफी डिफरेंट है। एक एजुकेटेड लोग के लिए पॉलिटिक्स मुझे लगता है बहुत ही चैलेंजिंग है और काफी पेशेंस होना चाहिए, तभी लोग कर सकते हैं। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा रखा कि मतलब पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों के पास आना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक तो ये रास्ता है कि डिफिकल्ट भी है और ये डिफिकल्ट बनाया भी गया है, क्योंकि एजुकेशन में डॉक्टर बनने का एक पाथ क्लियर डिफाइंड है। आपको 12th तक जाना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप मेडिकल में एडमिशन लोगे, अगर आप पास कर गए और फिर डॉक्टर बन जाओगे। आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी तरीका डिफाइंड है कि आप सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करोगे एंड देन आप फाइनली आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉलिटिक्स में शायद ये डिफाइंड भी नहीं है, लोगों के पास पता भी नहीं है अनटिल अनलेस, ठीक है आपके पास तो फिर भी थोड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन अगर किसी आदमी के पास बहुत मन में इच्छा है तो उसके पास वो रास्ता बहुत दूर की है, क्योंकि उसको तो कुछ भी नहीं पता है कि टिकट मिलता कैसे है, ये लोगों को नहीं पता। आप सालों साल टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं फिर भी आप उस जगह नहीं पहुंच पाते। और जो इंडिपेंडेंट हैं, जो कि मुझे लगता है कि पार्टी सिस्टम पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया था, और मेरा लीडर टैंक बनाने का मकसद यही है कि ठीक है लीडर पार्टियां अच्छी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हैराकी है चढ़ने का, है ना, आप आरजेडी में अगर टॉप सीएम बनना चाहते हैं तो देयर इज नो नोन पाथ, है ना, आपके पास एक ही पाथ है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी करो। तो सिमिलरली जैसे ही कोई भी पार्टी मैच्योर हो जाती है तो वहां टॉप तक पहुंचने का रास्ता ही नोन नहीं है किसी को, तो उनको ये लगता ही नहीं कि मैं सर्व कैसे करूंगा, और लोग ये फिर बता देते हैं कि भैया सीएम और पीएम ही जो है वही चेंज कर सकते हैं, बाकी लोग तो कुछ करते ही नहीं है, जो कि वो भी ट्रू नहीं है। हर एमएलए का कंट्रीब्यूशन है कि वो लॉ को जाकर डिबेट करे, लोग तो ये समझ भी नहीं पाते। तो हमारा लीडर टैंक का मकसद यही है, एक कि थोड़ा सा पाथ अगर डिफाइंड हो, है ना, कि लोगों को पता हो कि हाँ भैया अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे पास चांसेस है, ठीक है, कि मैं भी इलेक्शन लड़ सकूं। और दूसरा कि उनके पास जो विजिबिलिटी की गैप है, क्योंकि आपको जानने के लिए जितना मनी और मसल चाहिए, है ना, या आपके ओहदे चाहिए, आप तो फिर भी जाके डिफाइन कर सकते हो कि मैं वेल नोन डॉक्टर हूँ, राइट, मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। जिनके पास वो नहीं है उनके पास उनके कितने विचार अच्छे हों लेकिन उनको प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं है, तो लीडर टैंक वो भी प्रोवाइड करता है। तो इसको हम आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहेंगे कि आप
ऑब्वियसली आए, बहुत अच्छी बात है, जन सुराज से बहुत लोग आ रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं कि जैसे एक तो आपने बताया कि आप अपने गांव के लिए जो है आप फ्री में इलाज करते हैं, लेकिन वो तो हुआ कि अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आप उस तरीके से सोचिए कि जो हम एमएलए इलेक्ट करते हैं तो वो एक्चुअली लॉ मेकर करते हैं। तो आपको लगता है कि हेल्थ सिस्टम में कुछ ऐसा है या आपने कुछ ऐसा किया है जो रियली रिफॉर्म के लिए हो, कि दिखे कि हाँ, मैं लॉ अडॉप्ट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए भी जो है मैं एक रियल कैंडिडेट हूं। तो आप उस बारे में कुछ अगर शेयर करना चाहें जो आपने पहले किया है, या कुछ भी ऐसा रेज पॉइंट किया है आपने सोसाइटी में। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है काफ़ी सॉफ्ट, मतलब काफ़ी शॉर्ट है। हाँ, एक पॉलिटिक्स में जो एक लीडर होना चाहिए, उसके पास एक विज़न ज़रूर होना चाहिए सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे एक्सपीरियंस कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, तो ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, ये शॉर्ट टर्म है नहीं। और हमारी जो पॉलिटिकल कैरियर है मुश्किल से इलेक्शन होने से 3 महीने पहले से थी। इससे पहले मैं अपने गाँव के लिए प्रति बस जो करता था, फ्री करता था इलाज, उसके बाद वहाँ कैंप लगाता था। और एक बात चीज़ और जो अच्छी थी, जो मेरी पॉपुलैरिटी वहाँ पे जो बढ़ी, मैं वहाँ होली मिलन कराता था। तो जब होली मिलन कराता था, तो वहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आते थे और हर कम्युनिटी के लोग जब एक साथ डांस करते थे, तो मुझे वो अच्छा लगता है। जब कम्युनिटी एक साथ आके सारे चीज़ों को, सारे भेदभाव को भुला के एक साथ डांस करता था, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मेरा यही सोच जो था, सो मेरे गाँव में पॉपुलैरिटी बढ़ा है। लेकिन वर्तमान में आप कहिए कि मैंने ऐसा कुछ बड़ा किया है, किया नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कर रहा हूँ। मैं करने को प्रेरित कर रहा हूँ। अभी इलेक्शन के हारने के बाद जो मैंने कुछ किया है, मैं उस पे आपको एक थोड़ी बहुत चर्चा कर देना चाहता हूँ। हाल-फिलहाल में एक लड़का था, वो थाने में गया। तो थाने में उसे कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए थी, लेकिन उसे कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट तो नहीं दी गई, बदले में गाली दी गई, बदले में उसे लपट-थप्पड़ लगा। तो वो मेरे पास आया। तो मैं उस बात को उजागर करके समाज के सामने में लाया कि एक पुलिस, जिस तरह से हम डॉक्टर का काम है कि मरीज को ठीक करके एक सेवा देके उसे सुदृढ़ अवस्था में खड़ा करना, तो उसी तरह से पुलिस का काम है कि समाज में ऐसे वातावरण को तैयार करना जिससे कि वैमनस्यता कम हो, अनुशासन हो, कानून की रक्षा की जाए। जब वही आप समझिएगा कि किसी को गाली देता है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी मानसिक प्रताड़ना और कुछ हो नहीं सकती है। आप अगर किसी को थप्पड़ मारते हैं, फिजिकली असॉल्ट होता है, तो वो भूल सकता है बंदा। लेकिन जब गाली देते हैं, तो वो मेंटल असॉल्ट होता है, उसे नहीं भूलता है। तो मैंने ये इस तरह की लड़ाई शुरू की। कुछ दिन पहले बिहार सरकार की जो 7 निश्चय में एक नल जल योजना है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो नल जल योजना नहीं बल्कि इतनी बड़ी घोटालों का वो जगह है और इतना करप्शन उसमें हुआ है, आम आदमी को जल तो पहुंचना है दूर, बहुत कम जगह जल पहुंच रहे हैं और बहुत घोटाले हो चुके हैं। मैं एक गांव में जाके ये भी लड़ाई लड़ चुका हूं। मैं उन्हें सिखाता हूं कि भाई मैं लड़ने के लिए नहीं आ सकता, लड़ना तुमको होगा, मैं मदद कर सकता हूं। जिस तरह से एक बच्चे को चलने के लिए उंगली दीजिएगा तो वो पकड़ के चलना, सहारा से चलना शुरू करता है। तो जब तक जनता लड़ना नहीं सीखेगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना नहीं सीखेगी, कोई नेता उसे नहीं लड़ सकते, लड़ के जीत सकता है। क्योंकि मैं तो देखता हूं कि आज तक कोई भी ऐसा विधायक नहीं है, प्रशांत किशोर जी छोड़ के, प्रशांत किशोर जी तो विधायक नहीं है, नेता है, ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो करप्शन की बात करता हो। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर बिहार में भ्रष्टाचार हट जाए, तो विकास की जो गति है ना, वो स्वतः 10 से 15 गुनी तेज हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। लेकिन ना कोई विधायक, ना कोई एमपी, कोई भी बात नहीं करता है कि भाई भ्रष्टाचार को हटाइए। कोई नहीं बोलता है कि थाने में 500 रुपए के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों लेते हैं। कोई नहीं बोलता है कि आप जब हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो पैसे क्यों लेते हैं। किसी नेता के मुंह से आप नहीं सुनिएगा। तो क्या वैसा नेता जो एक निरीह जनता के लिए छोटी आवाज नहीं उठा सकता है, उसका कोई विजन नहीं हो सकता है। मैं इसी विजन के साथ भविष्य में अपने क्षेत्र में जा रहा हूं और वही नहीं बल्कि मैं अपने पूरे जिले में इस बात को लोगों को बताऊंगा कि आप लड़िए, हम साथ हैं। एक-एक आदमी इस बात को उजागर करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जहां भ्रष्टाचार खत्म होगी, विकास वहीं से शुरू होगा। नहीं, ये तो मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूं कि अगर बिहार ने इंडिया के भी डेवलपमेंट में देखिएगा तो आई थिंक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो है वो भ्रष्टाचार ही है।
ये केवल ये नहीं होता कि पैसे के लेन देन होते हैं, जो काम 1 घंटे में होने वाला है वो 1 साल भी लगा दिया जाता है, और एक दिन तो नॉर्मल है कि एक दिन आपको लगा ही दिया जाता है, क्योंकि किसी को भ्रष्टाचार का पैसा चाहिए। अगर गवर्नमेंट को ये पैसा ही चाहिए तो गवर्नमेंट लगा ले, अपने एम्प्लॉय को दे ले, लेकिन क्योंकि इस भ्रष्टाचार के मनी के लिए उनको इतने घंटे बैठाए जाते हैं, इतने टाइम मतलब पास किए जाते हैं कि वो एक्चुअली रिसोर्स का वेस्टेज है पूरा। तो आप अगर एक फैक्ट्री लगाने वाले हो, आप एक स्टूडेंट को कुछ काम करने वाला हो, तो पढ़ाई के बाद जगह पे वो उस जगह स्ट्रगल कर रहा है कि मेरा कोई सर्टिफिकेट बना दो, तो ये जो है सारे टोटल तो लोगों के टाइम ही जाते हैं, और उसी से आपका डेवलपमेंट जो है स्लो हो जाता है। तो आई थिंक भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही। तो मैं इस बात को आगे बढ़ा करके, ये तो अच्छी बात हुई कि आपने 2 आई थिंक प्रॉब्लम हाईलाइट किए। एक तो ऑब्वियसली करप्शन, आई थिंक बोथ करप्शन से रिलेटेड है, लेकिन मैं जरा आपका प्रोफेशन जो है मेडिकल है, तो मैं जरा उसमें भी टच करना चाहता हूँ। आपको क्या अपने एरिया में कुछ मेडिकल सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम नजर आता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये जानता हूं कि मेडिकल सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं जो बिहार में देख रहा हूं कि बिल्डिंग तो बन रही है, छोटे छोटे जगह पर बिल्डिंग तो बन जा रहे हैं, लेकिन वहां पर मैन पावर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। मैं आपको अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि करीबन मतदाता जो है वो आपके 2.5-3 लाख के आसपास है, 2.5 लाख के आसपास है। पॉपुलेशन तो छोड़ दीजिए, और उस 2.5 लाख के पॉपुलेशन, 3 लाख के पॉपुलेशन में आपको एक सीटी स्कैन नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि इससे मेडिकल स्तर कितनी हो सकती है, जो कि सीटी स्कैन आज के डेट में काफी बुनियादी चीज है। एमआरआई के लिए बड़ी बात बोला जा सकता है, लेकिन एक ट्रॉमा हुआ, एक रोड एक्सीडेंट हुआ, आए दिन युवा की जान जाती है, और बिना सीटी स्कैन हुए, तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम के नाम पे क्या है। मुझे लगता है ढांचा तैयार किया जाता है, उस ढांचा में जो फायदा होता है वो आप समझ ही सकते हैं, सब कोई जानते हैं। तो अभी जो सरकार मुझे लगता है काम कर रही है, वो सिर्फ ठेकेदारों के लिए काम कर रही है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि जनता को काम कर रही है तभी कर सकती है जब जनता को फायदा हो। लेकिन बिल्डिंग बनाने से ठेकेदारों को फायदा हो सकता है, जनता को फायदा नहीं हो सकता है। तो हेल्थ सिस्टम भी लगभग मैं समझता हूं कि बुनियादी चीजें जो होनी चाहिए, कम से कम 25 किलोमीटर के रेडियस में भी तो एक सीटी स्कैन होना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर होनी चाहिए। कहाँ है? नहीं है। आप बिहार में घूम के देखिएगा, नहीं है। 25 किलोमीटर के दायरे में एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, तो हेल्थ सिस्टम के नाम पे भी ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा मैं ये भी उठाना चाहूंगा सवाल कि अगर आप हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं सरकारी डॉक्टर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा एक अपना एक आइडिया है कि जब भी मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो जिस दिन जो पेशेंट भर्ती होते थे, वो पार्टिकुलरली उसी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ इस तरह का एक भी सिस्टम नहीं है। आप अगर जाते हैं आज दिखाने के लिए मंडे को, तो कोई और डॉक्टर देखता है, ट्यूसडे के दिखाने जाते हैं तो कोई और डॉक्टर दिखता है। तो इस तरह की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि डॉक्टर के साथ पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाई अप कर दिया जाए, तभी जाके हेल्थ सिस्टम में एक असेसमेंट आएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ेगी तो रिजल्ट अच्छे जरूर आएंगे पेशेंट के नाम पे। नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन मैं एक चीज क्योंकि मैं डेमोक्रेसी में लीडर टैंक का मेरा मेन मकसद है डेमोक्रेसी समझाना लोगों को, ठीक है। तो मैं एक चीज पूछता हूँ कि लोग वोट देते हैं अपने एमएलए को, ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो हम सरकार बात करते हैं, तो आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि लोग तो वोट दिए एमएलए को या एमपी को देते हैं, और जब भी बात करते हैं, पब्लिक भी बात करती है। आई थिंक गवर्नमेंट ने हमें सिखा दिया है कि बात गवर्नमेंट की करो, है ना। तो अकाउंटेबल जो आदमी है वो तो इतने ऊपर है कि आप उनसे जाके पूछ भी नहीं सकते हो। तो आपको ये लगता है कि एज ए एमएलए, जो अभी एग्जिस्टिंग एमएलए हैं या आप एमएलए बनिएगा, तो ऑब्वियसली आप थोड़े से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, पर फिर भी आपने अभी तक एमएलए एज एमएलए सर्व नहीं किया है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा जानकारी ना हो कि उनके पावर कहां तक होते हैं। पर क्या एमएलए के पास ये फैसिलिटी है कि वो इन चीजों को हेल्प कर सके, जैसे करप्शन हो गया और जैसे सीटी स्कैन हो गया, इन मशीनों के लिए वो क्या कर सकते हैं, और सो दैट पब्लिक ये समझ पाए पर्सपेक्टिव में कि उनके पास ये फैसिलिटी है करने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं, सो दैट जब हम उनसे भी पूछ सके कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो कितने टाइम में कर सकते हो, सो दैट पब्लिक धीरे धीरे अकाउंटेबल सिस्टम के नजदीक जाए। केवल इलेक्शन के टाइम पे ना हो कि उनको सीएम के नाम पे और गवर्नमेंट के नाम पे उनको वोट देना पड़े, वो रियली अपने एमएलए को वोट देना शुरू करे, ना कि पार्टी को वोट दे। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, अगर एक क्षेत्र का एमएलए अगर ऑनेस्ट हो,
अगर एमएलए ऑनेस्ट हो। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम, याद है कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि जनता तक मात्र 10 रुपया पहुंच पाते हैं। अगर हम एमएलए होते हैं और अगर उस करप्शन के पैसे को हम सबसे पहले छोड़ देते हैं या उसके खिलाफ विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारे नीचे पदाधिकारी हैं वो उनके अंदर एक भय की भावना होगी। और जिस समय एमएलए ईमानदार होगा, जिस समय एक एमएलए ईमानदार हो जाएगा, निश्चित तौर पर पब्लिक को बहुत सारी बेनिफिट होगी। आप एक बात देखिएगा कि सड़क की क्वालिटी खराब होती है तो क्यों होती है? हर कोई जानता है कमीशन की वजह से। इंदिरा आवास में पैसा लेता है तो क्यों लेता है? हर कोई जानता है कि लोकल लीडर कमीशंस लेते हैं। अगर शौचालय के लिए पैसा दी जाती है तो उसमें कोई लेता है तो क्यों लेता है? कमीशंस जाती है। अगर ये कमीशंस लेना ऊपर के अधिकारी बंद कर दे और ऊपर के अधिकारी अगर सख्त हो जाए तो निश्चित तौर पर नीचे की जनता को फायदा होगा। और मुझे लगता है कि एक ईमानदार एमएलए अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर इस समस्या से 100% नहीं तो मुझे लगता है कि 70 से 80% इसका निजात पाया जा सकता है। तो ईमानदार चलिए मैं एमएलए इसको होना थोड़ा, हाँ तो मैं थोड़ा और ऑब्जेक्टिव लाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सब्जेक्टिव ना रहे, क्योंकि जनता के लिए बहुत दिक्कत है समझना इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। तो हमारा आइडिया है कि हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव लेके आए। तो मान लीजिए आपको मैं एमएलए बना देता हूँ, आपको क्या लगता है कि कितने दिन में आप सीटी स्कैन लगा दीजिएगा? 6 महीने, 1 साल? हम मानते हैं कि आप कभी एमएलए नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि पूरे सिस्टम की जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी जितना आप, ऑब्वियसली आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है ही, तो जितना भी आपको अंदाजा है आपके अकॉर्डिंग, आप अगर एमएलए होते तो आप कितने दिन में सीटी स्कैन लगा पाते? तो कुछ आइडिया दीजिए जिससे कि हम रियल एमएलए को भी अकाउंटेबल कर सके कि हाँ आपके पास फैसिलिटी है, इतने दिन में हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक सड़क बनाने के लिए अगर आप 10 करोड़ खर्च कर सकते हैं एक एमएलए, तो सिटी स्कैन के लिए खर्च करना एक एमएलए के फंड से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर इसको समझा जाएगा कि ये जरूरत है तो एमएलए के पास इतना फंड होता है कि वो अपने फंड से एटलीस्ट अपने क्षेत्र में एक सिटी स्कैन दे सकता है, और वो कोई टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, महीने 1.5 महीने में किया जा सकता है। आप मांगिए विभाग से, विभाग दे तो अच्छी बात है, नहीं है तो हर एमएलए का एक फंड होता है, उस फंड से लगाया जा सकता है। मुझे जैसा लगता है कि लगा सकता है, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ कि देखिए हर चीज को एमएलए चाहेगा तो हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पहली बात है उनको चाहना, अगर नहीं हुआ तो पब्लिकली बताना कि हाँ मैंने ये डिमांड किया है गवर्नमेंट से, हमारी ये फुलफिल नहीं हो रही है, सो दैट, क्योंकि इन्हीं एमएलए का ही काम है कि अगर काम नहीं हो रहा है तो उनको गवर्नमेंट तक, मतलब जिनको हम गवर्नमेंट कहने लगे, दैट इज द सीएम, है ना, वहां पे जाके बात उठानी। आजकल तो हमारा विधानसभा और पार्लियामेंट ऐसा हो गया कि जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है उनके एमएलए तो पूछते भी नहीं है क्वेश्चन अपने लोगों के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने लीडर को ही क्रिटिसाइज कर देंगे। और जो अपोजिशन है वो पूछते भी हैं तो लोग कहते हैं तुम तो अपोजिशन में ही हो, तुम तो हमेशा ऐसे ही पूछोगे। तो आई थिंक जनता के पास कोई चॉइस नहीं बच जाता, और वो अंत में मतलब वो उधरबिन में ही पड़ जाता है कि यार हम सपोर्ट करें तो किसको करें। मैं आपको एक छोटी सी थोड़ा इंटरप्ट करके एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हाल फिलहाल में ही बिहार में एक ऐसी घटना हुई थी कि मेरे ही क्षेत्र की एक बच्ची को होटल से उठा के कुछ गुंडे लोग रात को उठा के ले जा रहे थे। बाद में पता चला कि वो होटल जो था सो इन्हीं गलत कामों में संलिप्त था। तो अब एक बताइए कि वो बच्ची जो पटना एग्जाम देने के लिए गई, एग्जाम देने के क्रम में रात में उसके पिता के सामने उससे खींच के बाहर निकाला जाता है रूम में, ताकि उसके साथ गलत व्यवहार किया जा सके, लेकिन उस पिता की बहादुरी से वो बच गई। तो अब आप एक बात बताइए कि इसमें अगर ऐसा घटना होता है और अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मुझे लगता है जो गलत है वो गलत है, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसे गलत बोलना चाहिए। ये परिपाटी कि मैं सत्ता में हूं, ये गलत बोलूंगा, जो गलत है उस पर चुप रहूंगा, ये बहुत गलत बात है। मुझे आज भी वाजपेयी जी का एक बात याद है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में जब गुजरात में कांड हुआ था तो उन्होंने एक शब्द बोला था, शायद आप भी जानते होंगे, कि राजधर्म का निर्वाह होना चाहिए। तो जब राजधर्म का आप अगर निर्वाह करते हैं तो निश्चित तौर पर इन सारी जो गलत चीजें हैं उनका अगर विरोध नहीं करते हैं तो कभी भी आप राजधर्म का निर्वाह नहीं करते। आप विधायक हैं, किसी पार्टी के गुलाम तो नहीं है ना। तो गलत को गलत कहना मुझे लगता है गलत नहीं है, और यही परिपाटी खत्म हो गई। आज नीट का पेपर लीक हो गया। मुझे याद है बचपन में जब देखता था कि ट्रेन का हादसा कोई हो जाता था तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। वो मॉरल कहाँ गया?
आज इतनी बड़ी नीट के पेपर में इतने बच्चे का कैरियर बर्बाद हुआ। हम तो खुद रहे थे एक स्टूडेंट, मुझे पता है कि साल भर का मेहनत एक दिन में आकलन होता है, और उस एक दिन को इस तरह से सरकार पक्ष के द्वारा गलती की वजह से साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है, लोग आत्महत्या करते हैं। तो मुझे लगता है ये छोटा क्राइम नहीं, और इसको गलत बोलने वाला भी सत्ता पक्ष का कोई आदमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में मॉरल खत्म हो चुकी है, और जो व्यक्ति मॉरलिटी की बात करे, मुझे लगता है कि लोगों को उन्हीं को चुनना चाहिए। नहीं, मैं इस बात पे मैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं पॉलिटिक्स में रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स को मैंने काफी सालों से वॉच किया है एंड अराउंड डेकेड से तो मैं वॉच कर ही रहा हूँ बहुत क्लोजली। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को नहीं हाईलाइट कर रहा है। जो एमएलए और एमपी भी हैं वो भी मुझे लगता है, प्रशांत जी बोलते हैं कि लोग बदुआ मजदूरी में एक पार्टी को वोट देते हैं, जो कि एक बिहार की प्रॉब्लम है कि जो जहां टाई होता है वो वहीं रह जाता है। पर मुझे लगता है इवन एमएलए और एमपी भी है ना, वो उसी काइंड ऑफ चीज में फॉल कर गए हैं। वो बेचारे आवाज उठाए तो उनको टिकट की गारंटी नहीं होती है ना, तो जनता की आवाज उठाई कैसे? क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वो अगर आवाज उठा दिए अपने नेता के खिलाफ तो उनके पास गारंटी नहीं है कि उनको अगले बार एमपी का या एमएलए का टिकट मिलेगा, और नहीं उठाते हैं तो वो एक्चुअली पब्लिक को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो अपने पब्लिक के लिए। तो विधानसभा में आपका धर्म है, जो भी आपके पब्लिक के साथ गलत हुआ आपको आवाज उठानी है। सिमिलरली पार्लियामेंट में अगर नीट अगर हुआ है और एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है, तो आपका काम है ये जाके मांगना कि भैया रेजिग्नेशन दो। आपके लीडरशिप में आपको बनाना था सिस्टम, आपसे सिस्टम नहीं बन पाया है, बहुत साल हो गए, अब आपके पास मौका नहीं देना है, आप हटो, दूसरे लोग आएंगे वो बनाएंगे। तो जो वो एमपी हैं वो मांग भी नहीं पा रहे हैं, और ये मुझे लगता है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम यही है कि किसी भी एमपी के पास 10% भी वोट नहीं है, 20% भी वोट नहीं है। एज लीडर टैंक हमारा ये मानना है कि हर एमपी और एमएलए के पास अपना वोट बैंक जो है कम से कम 40% होना चाहिए, जिससे कि वो पार्टी के सामने वो खड़ा होकर बोल सके कि आपका ही वोट बैंक नहीं है, हमारा भी वोट बैंक है, मैं पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे ये पूछने का हक है। तो इस बात को मैं बैक ट्रैक करके, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली नीट जो है थोड़ा नेशनल इश्यू हो चुका है, तो मैं अभी एमएलए वाले सिस्टम पे रहना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपके एमएलए ने जो बेगूसराय का इंसिडेंट आपने बताया, क्या उन्होंने इस बात को आवाज उठाया? एंड अगर वो आवाज नहीं उठाते तो ऑब्वियसली पब्लिक को उनको रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टी के मेंबर नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप बेगूसराय को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको क्या लगता है उन्होंने आवाज उठाई या नहीं उठाई? बिल्कुल नहीं, उन्होंने बस जो होता है सत्ता पक्ष की जो बात होती है, वो कहते हैं कि बस जांच चल रही है, जांच का रिजल्ट आएगा। तो हर चीज को जांच में तो नहीं टाला जाता है। जिस चीज का जजमेंट अगर उस बच्ची के पिताजी ने उस रात बहादुरी नहीं दिखाई होती तो उसका फैसला उस रात को ही हो जाता। फिर आप जांच पे क्यों टाल रहे हैं? क्यों नहीं एक्शन ली जा रही है? आप समझ सकते हैं कि हर पिता बहादुर नहीं होता है। कोई अगर डर के चला जाता तो वो कितनी बड़ी घटना है। नीट की छात्रा के साथ रेप होता है, उस रेप का कोई परिणाम नहीं आता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में एक 14 साल की बच्ची को, जब मुझे याद है कि जब मैं चुनाव के समय में घूम रहा था, 14 साल की बच्ची को रेप करके पानी में फेंक दिया गया था, उसकी मौत हो गई। आज तक उसका क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं, और ना हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हैं उसका बात उठाने वाले। तो समझ जाइए, जो एमएलए एक बच्ची की रक्षा करने में या बच्ची को न्याय दिलाने में मुझे लगता है कि खरा ना रहे, उसे एमएलए नहीं होना चाहिए। जनता को इस बात को समझाना होगा और जनता में को जागरूक करना पड़ेगा, यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, तो चलिए, मैं तो फिर भी मानता हूं कि जांच हो रही है, ये फिर भी एक रीजनेबल आंसर है, लेकिन जांच हो रही है तो जांच की रिपोर्ट कितने दिन में आएंगे ये एमएलए को बताना चाहिए पब्लिक को कि भैया 1 सप्ताह का टाइम लग रहा है, 2 सप्ताह का टाइम लग रहा है। हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि हम जांच का रिपोर्ट लाएंगे और आपको 2 हफ्ता में शेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि, ऑब्वियसली न्यूज तो मैंने सुना था, पर ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि वो कौन से एमएलए के एरिया में फॉल करते हैं। तो आप उनका नाम लेके बताएंगे कि अभी तो आई थिंक 1 महीने 1.5 महीने हो गए हैं, क्या उन्होंने उसके बाद, अब तो जांच हो चुकी होगी, 1.5 महीने बहुत होते हैं, अब क्या उन्होंने जाके पब्लिक को बताया है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन लिया जिससे कि ये दोबारा इंसिडेंट को मिनिमाइज किया जा सके, ऐसा इंसिडेंट होने की संभावना बहुत नेग्लिजिबल हो? देखिए, मैं 2 घटने का चर्चा करता हूँ। एक तो मैंने पटना का किया, और दूसरा जो मैं दुर्गा पूजा यानी अक्टूबर के समय में जो बच्ची का जो डेथ हुआ, ये दोनों का रिजल्ट 0 है। जिस बच्ची का 14 साल नाबालिग लड़की का रेप हुआ था उसमें तो किसी को अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है।
केस किस हद पे है किसी को पता भी नहीं, और उसे दबाने की कोशिश भी की जा रही। दूसरा जो पटना में कांड हुआ उसमें सिर्फ छोटे लोग को पकड़ा गया है, जो बड़ी मछली है वो तो है ही नहीं। और आप भी जानते हैं जब भी कोई इतनी बड़ी कोई घटना होती है तो सिर्फ छोटे लोग को पकड़ के बड़े लोग को बचा दिया जाता है। तो हाँ, जब सिस्टम के हमारे यहाँ तो करप्ट सिस्टम ही इसी तरह चलता है कि भैया पैसे ले लो, एंड उसके बाद न्याय क्या होता है ये तो मतलब पिक्चर में भी नहीं रहता। सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगी, इसमें पिस कौन रहा? क्या हम आप तो नहीं पिस रहे, पिस तो जनता रही है। पिस तो वो बच्ची रही है जिसके पिता की आमदनी कुछ ज्यादा नहीं होगी, वो एक किसान था। तो आखिर इसकी शुरुआत कहां से की जाए जो ये सिस्टम को खत्म किया जाए? कौन करेगा? मुझे लगता है आने वाले युवा करेंगे, क्योंकि वो थोड़े बहुत पढ़े हैं। हम ही लोग तो करेंगे, युवा और कौन को करेगा? हम ही, जैसे प्रशांत जी कहते हैं, और कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे, मिलके करेंगे। सवाल ये है कि हम लोग करेंगे तो जरूर, और आवाज उठाते रहेंगे, जैसे आपके माध्यम से मैंने आवाज उठाया, या और कोई माध्यम से मैं आवाज उठाऊंगा। बताने की तो जरूर कोशिश करूंगा कि भाई इसके लिए गलत के लिए लड़ना सीखो। वो बच्ची अगर किसी की बेटी थी तो किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। मुझे लगता है कि शासन अगर होता है तो शासन के ऊपर बैठे लोग सुशासक होने चाहिए। धीरे धीरे सुशासन जो है वो कुशासन में बदल गया। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार से बाहर की बात इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि उतनी कोई राजनीतिक मेरी उतनी समझ है नहीं बिहार के बाहर की। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ सड़क बनाने के नाम पे, मतलब एक घटिया सड़क। आज देखिएगा कि पुल गिरने में, जितने ज्यादा पुल बिहार में गिरे, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कहीं गिरे होंगे। आखिर एक जब झुग्गी झोपड़ी वाले के ऊपर आप बुलडोजर चला सकते हैं, तो जब पुल गिर रहा है, पुल बनाने वाले के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला एक भी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं एमएलए और ये जितने भी भ्रष्टाचारी, जो जितना ठेकेदार वगैरह लोग होते हैं, वो जस्ट सिस्टम के साथ चिपक के सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, लेकिन जनता के पास कुछ जा नहीं रहे। आप नहीं, बताइए कि बिहार में इतना पुल क्यों गिरा? आज तक किसी ने इस बात को सवाल उठाया? किसी पे एक्शन हुई? आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना है। हाँ, आइडियली तो जितने जितने ब्रिज गिरे हैं उतने में तो सीएम और जो मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कि आप क्या क्या मतलब सिस्टम बना रखे हो कि रोज दिन ब्रिज टूट ही रहे हैं, गिर ही रहे हैं, क्या डेवलपमेंट होगा बिहार में? मैं मीडिया के माध्यम से ही सुना हूँ। एक और घटना बताता हूँ कि देखिए मॉरल क्या चीज होती है। ये कहाँ तक सच है नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जहां से केसी सिन्हा हारे थे, जिस जगह से हारे थे केसी सिन्हा, जो मशहूर मैथमेटिशियन है, उनके जो अपोनेंट थे उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा था। तो जनता ही वैसे लोग को चुने जिसका कि कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाए, जिसके खानदान में लोग ऐसा काम किए हैं जो कि कैरेक्टर से लगा कि कैरेक्टर नहीं है। तो भैया जब तक आपका एक लीडर के पास एक मोरल नहीं होगी, जब तक आपके एक लीडर के पास सही मामले में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी, सही मामले में त्याग करने की क्षमता नहीं होगी, सही मामले में किसी को मोटिवेट करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप उसको ना एमएलए बनाए, क्योंकि वो लीडर हो ही नहीं सकता है। जात के बंधन में आके मैं तो यही देखा हूं कि जाति एक छलावा है लोगों के बीच में। हाँ, पुराने समय में गलत और सही सबके साथ होते थे। पहले देवता भी होते थे तो दानव भी होते थे, पहले दो ही चीज थे। तो मैं ये देखता हूं कि बिहार की राजनीति को जात में बांध दिया गया। आज कहा जाता है कि हरा गमछा वाले को गोली मार दो। मैं मीडिया के माध्यम से ही सुनता हूँ, गलत है कि नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं सुनता हूँ कि हरा गमछा वाले को गोली मार दो। मैं देखता हूँ कि किसी खास जाति को टारगेट किया जाता है। तो जातिगत ऐसी गंदी माहौल बना दी गई है कि इस जातिगत माहौल की वजह से विकास अवरुद्ध हो रहा है। हाँ, मतलब मैं अगर इस चीज को देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि जाति और ये सब तो मतलब उधर सोसाइटी में लोग कहते हैं कि आप एक गांव के हैं तो भी आप एक ब्लॉक में बिलोंग करते हो। तो मुझे लगता है कि ये तो नेता बस घुमा रहे हैं इन चीजों को। आई थिंक जो आपने बताया कि केसी सिन्हा के अगेंस्ट में जो लोग खड़े थे वो टेंटेड थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग उनको वोट ही नहीं कर रहे हैं। वोट तो एमएलए को कर ही नहीं रहे। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये यहीं से शुरू होता है कि लोग एमएलए को वोट ही नहीं करते हैं। मैंने बोला कि 10% वोट भी एमएलए के पास नहीं है, वोट तो पार्टी के पास है। और जब जैसे मैं एक सिंपल प्रॉब्लम अराइज करता हूँ, मुझे प्रशांत किशोर पसंद है पर मुझे जनसुराज का कैंडिडेट पसंद नहीं है। मेरे पास चॉइस है नहीं है,
तो ये आई थिंक फंडामेंटल जो है प्रॉब्लम आई थिंक इस सिस्टम ने क्रिएट किया है, ठीक है, कि जहां पे आपने बता दिया कि सबसे तो सरकार सरकार बातें करते हैं, है ना, हम एमएलए बात करना बंद कर दिए, हम एमपी बात करना बंद कर दिए। अभी अगर नीट में हमें क्वेश्चन पूछना है तो ये नहीं पूछना है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं या सरकार क्या कर रही है, मेरा एमपी क्या कर रहा है। आइडियली लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरा एमपी जाके क्यों नहीं बोल रहा है कि भैया एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करो। तो लोग जो है कि पार्टी को वोट करते हैं, है ना, एंड जिसके कारण क्या है कि पार्टी तो अकाउंटेबल है नहीं, तो वो अपना जात पात प्रोपेगेंडा मशीन चलाती है एंड वो आराम से अपना काम करती है। पब्लिक जो है उनके पास चॉइस ही नहीं है, वो जाति से हट जाए तो भी उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो कहीं भी चला जाए उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता। कहा जाता है सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मेरे अंदर से ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जस्ट एग्जांपल, बहुत लोग प्रशांत किशोर को चाहते होंगे, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, उनको सीएम बनाना चाहते होंगे, लेकिन उन एक लोगों को टिकट दिया गया, है ना, तो उनको दिन रात में कैप्चर हो जाता है, चाहे थ्रेट परसेप्शन से, प्रलोभन से, जैसे भी उनसे कैप्चर कर लिया गया, राइट। तो अब जीतने के बाद भी उनके पास कितने प्रेशर होंगे उस एमएलए के पास, है ना, वो भी लोगों के पास डिफाइंड नहीं है। तो आई थिंक ये सारा सिस्टम जो है खराब हो गया। ऑब्वियसली हम धीमे धीमे कोशिश करेंगे कि सिस्टम थोड़ा राइट ट्रैक पे आए। मेरा मकसद ये है कि एमएलए से एक बार ना क्वेश्चन पूछा जाए, हर 6 महीने में पूछा जाए। तो अगर वो जांच भी कर रहे हैं तो 6 महीने ही जांच चलेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि 5 साल जांच चलेगा। तो अगर हम 6 महीने में अगर हम इंटरेक्शन करें, है ना, जो भी वहां के लीडर है, जो विन कर गए, जो लूज कर गए, सो दैट पब्लिक के पास अगले इलेक्शन में ये हो कि हाँ भैया ये लोग अच्छे काम रेज कर रहे थे, हमारे एमएलए काम नहीं किया। ऑब्जेक्टिव हो, ना कि सब्जेक्टिव हो कि वो जात पात पे हो जाए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इस चुनाव के बाद से 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ, डॉक्टरी लाइफ से, दूसरा मैं अपने पॉलिटिकल लाइफ से देना चाहता हूँ। मेरे यहाँ से 3 जो उम्मीदवार थे उनके बीच में टकराव थी। एक जनसुराज का मैं था, एक जदयू के थे जो अभी एमएलए हैं, एक राजद के थे जो बाहर से कैंडिडेट दिए गए थे, यानी कि उनका घर लोकल था भी नहीं, वो बाहर से दिए गए थे। तो मैं ये भी इस पर भी सवाल उठाता हूँ, क्या 4 लाख की आबादी में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उस लोकल क्षेत्र को लीड कर सके? आप अगर एक पार्टी किसी बाहरी आदमी को वहां से टिकट देता है, आप देख लीजिएगा कि एनडीए में भी बहुत सारी ऐसी पार्टी है जिनका कि धंधा यही चलता है, वो एक नए आदमी को कहीं और से लड़ा देते हैं और पार्टी के नाम पे वोट लेके जीत के चले जाते हैं। तो मेरे यहाँ भी वही हुआ, राजद का जो कैंडिडेट था वो बाहरी था। तो इस बात को मुझे लगता है कि हर पार्टी को समझना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स करते हैं समाज सेवा के लिए, ना कि पैसे की उगाही के लिए। अगर एक बाहर का कैंडिडेट कहीं और लड़ने के लिए जा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काली है। वो दाल काली है, इसी की वजह से आप किसी को भी वहां उतार दे रहे हैं ताकि, और जब आप किसी चीज के प्रलोभन में आके दूसरे लोग को वहां उतारते हैं तो करप्शन वहीं से स्टार्ट होता है। आप एक बाहरी कैंडिडेट को वहां देते हैं तो वो निश्चित तौर पर उसके क्वालिटी से नहीं देते हैं, उसके जान पहचान से नहीं देते हैं, उसके वोट परसेंटेज से नहीं देते हैं, बल्कि कुछ और बात होगी जिसकी वजह से आप उसको वहां पे खड़ा कर रहे हैं। और जब आप एक अननोन पर्सन को किसी क्षेत्र में खड़ा कर रहे हैं और वहां से जब करप्शन शुरू होगी, तो जब टॉप लेवल पे करेक्शन होगी तो ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल तक वो करेक्शन होगी, क्योंकि जिस शर्तों पे वो चुनाव वहां से लड़ रहे हैं उसकी उगाही वो अगले 5 साल तक करेंगे। मैंने प्रशांत किशोर जी को देखा, मैं जनस्वराज का प्रत्याशी बना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और वादे के साथ कह रहा हूं कि मैं 21,000 रुपए सिर्फ दिए थे जनस्वराज को, जो फॉर्म भरने के लिए 21,000 रुपए मैंडेटरी थे, मैंने दिया और मुझे टिकट मिला। तो अब मुझे जनता से 2 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया लेके टिकट लेने के लिए हमको जनता से पैसा ठगना नहीं पड़ेगा। मैंने टिकट के लिए जो पैसे देते किसी पार्टी को, और वो पैसा अगर मुझे नहीं लगा तो निश्चित तौर पर वो पैसा जनता के पास ही जाएगा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दे के आता है, और जब दे के आएगा तो वो आपसे असूलेगा ही असूलेगा। और जब असूलेगा तो आप अगर विकास की बात करते हैं, कोई जनता भी करती है, तो वो भी लगता है कि वो अपने आप को भी ठग रही है, पार्टी तो ऑलरेडी ठग ही रही। दूसरा मैं बताता हूं कि जाति का क्या महत्व है। मैं डॉक्टर, हर लोग जानते हैं डॉक्टरी पेशे में आजकल बहुत सारे बिचौलिए आ गए, और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, वो बिचौलिए जो होते हैं अधिकतर या तो वो आपके संबंधी होते हैं या आपके जाति के होते हैं। जहां पे सॉफ्ट कॉर्नर होता है
वहीं पे लोगों को ठगा जा सकता है। तो ये सारे सिस्टम मुझे लगता है, चाहे जाति हो, चाहे जैसे मैंने बताया कि बाहरी कैंडिडेट हो, ये सारे जो मुद्दे हैं, ठगने के लिए जितना अच्छा कैंडिडेट आपका अपना हो सकता है, कैंडिडेट इन मीन्स मैं डॉक्टरी के पेशे में कह रहा हूँ, तो वो पेशा हर चीज में होता है, वोट देने में भी हो सकता है। आप जाति से, अपने जाति से आराम से ठग सकते हैं, उसको अंधेरे में रख सकते हैं, उसको एक पल के लिए भटका सकते हैं, दूसरे को नहीं करा सकते। लेकिन जब आप जाति को छोड़ के इंसानियत की बात करिएगा, तब आपकी भटकाव कम हो जाएगी, व्यक्तित्व की पहचान हो जाएगी, अच्छा बुरा कौन है, कौन आपके लिए सच्चा हो सकता है, इसकी पहचान हो जाएगी। तो जाति से ऊपर उठना ये बहुत मायने है। किसी भी पार्टी का कहीं से भी कैंडिडेट उठा के लेके दे देना, ये उस जनता के लिए बहुत बड़ी बेईमानी है। चलिए, इस बात पे तो आई थिंक मैं एग्री करूंगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका नेता आपके लिए काम करे, तो आपको हर समय इंश्योर करना पड़ेगा कि आप 5 साल आपने वोट दिया, तो अगले बार अच्छे से क्वेश्चन करो कि मैं इस आदमी को वोट क्यों दूं। आपको 60% यही सोचना चाहिए कि मैं दूसरे को वोट दूं, जिससे कि मुझे उनका भी काम देखने को मौका मिले। ऐसा नहीं कि वो आदमी खराब काम किए, आपको लगता भी अच्छा किया है तो भी दूसरे को मौका दो, जिससे कि आपको उसका भी काम देखने को मिले। और अगर आपका 10 साल हो गया तो पक्का ये करने की कोशिश करो, नहीं तो आप बंधुआ मजदूरी में आप आ जाओगे। जिस आदमी को आप सपोर्ट कर रहे हो, उस आदमी को धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगेगा कि यार हम तो काम करें या ना करें, जनता तो समझ ही नहीं पा रही है, जनता तो मेरे पीछे ही है, तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। लेकिन मैं क्योंकि इसका एक मेजर रिफॉर्म में मैं ये सोचता हूं कि जनता और लीडर के बीच में कनेक्ट नहीं है। क्यों? और इसलिए शायद वो अपने जाति, आप जिसको भी कह लो, अपने एमएलए से ही स्टिक हो जाते हैं। रीजन बीइंग कि जिनको जिससे जान पहचान है, लोग उसी के पास जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, कंटेंट भी अगर आप सुनते हो, वीडियो भी सुनते हो, आप जिस पार्टी को, जिस लीडर को फॉलो करते हो, आप उसी का कंटेंट सुनते हो। आप दूसरे का तो सुनते भी नहीं हो, तो आप उसका मकसद भी नहीं जान पाते हो कि उनके विचार क्या हैं, जिससे मैं उनके पास भी जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा गैप है। तो हमारा लीडर टैंक में ये कोशिश है कि हर नेता जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, उनसे एक बात की गारंटी ले कि जब वो जीत जाएंगे, ठीक है, तो चाहे लीडर टैंक या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे उनको बुलाया जाएगा, ठीक है, हर 6 महीने में, तो वो जाने का वादा करे कि हाँ, मैं जीतने के बाद भी 6 महीने में आऊंगा, जो भी अपोनेंट लीडर होंगे मैं उनके क्वेश्चनों का आंसर करूंगा। जो भी पब्लिक से वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि धीरे धीरे अगर हर 6 महीने में अगर ये हो तो 5 साल में कम से कम 10 रिकॉर्डिंग है, 10 घंटे का टाइम है। 10 घंटे के रिकॉर्डिंग के देख करके कोई भी जनता इलेक्शन से जस्ट पहले डिसाइड करने में बहुत इजी होगा कि मेरा लीडर कौन है एग्जैक्टली। वो जाति, उन चीजों के ऊपर भी उठ पाएगा, क्योंकि उसको पास 10 घंटे लगाने हैं ये समझने के लिए कि मेरा रियल लीडर कौन है। मुझे लगता है कि आपने ये बहुत ही सही बात कही है। मुझे भी लगता है कि हर 6 महीने में हर ब्लॉक लेवल पे एक शिकायत पुस्तिका होनी चाहिए अपने विधायकों के नाम पे या अपने जनप्रतिनिधि के नाम पे, ताकि इससे ये पता चले और वो बात आपके सदन में उठे कि भाई इनके क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इनकी वजह से आ रही है और इतने इन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के लिए निरंकुश होने से ज्यादा अच्छा है कि बीच बीच में उनकी अकाउंटेबिलिटी की परख होनी चाहिए जनता को, और इसका एक निकालना चाहिए मैकेनिज्म जिससे कि उनके कार्यों का आकलन हो, उनके आचरण का आकलन हो। क्योंकि लीडर, मेरे मायने में लीडर वही हो सकता है जो समाज को नई दिशा दिखाए। लीडर वो नहीं हो सकता है कि जो एक बार चुना जाए 5 साल तक बैठे निरंकुश होकर रह जाए। अब नहीं, शिकायत पुस्तिका में भी मुझे लगता है दिक्कत ये है कि शिकायत पुस्तिका में लोग डाल तो देते हैं, ठीक है ना, लोगों को ये पता है कि हमारा एमएलए कर क्या सकते हैं। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है तो वो एक्चुअली उनके अपोनेंट हैं जो वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी थोड़ी सी नॉलेज है उस चीज लेवल पे कि वो समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एमएलए के रेंज में होता है, ये पंचायत वालों के रेंज में होता है। तो कम से कम अगर ये 6 महीने में अगर ये ओपन फोरम में डिस्कस हो, क्योंकि जैसे ये यूट्यूब है, आज अगर आप देख लीजिए तो ना पत्रकार को बड़े बड़े मीडिया हाउस कंट्रोल कर पा रही है, क्योंकि यूट्यूब ने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां लोग, तो इस ऑनलाइन के दुनिया में अब तो उनको शिकायत पुस्तिका से डिपेंडेंट भी नहीं है। आप क्वेश्चन सबमिट करो, है ना, जैसे लीडर टैंक प्लेटफॉर्म पे, और हम सभी नेता जो वहां पे लड़ना चाहते हैं या जो जीते हुए हैं, है ना, वो आके अपना क्वेश्चन को हैंडल करेंगे 1 बाय 1 एंड बताएंगे कि हाँ मेरे रेंज में है, मेरे रेंज में नहीं है। तो सो दैट कि जो इलेक्शन वहां हार गए वो भी बता सकते हैं नहीं नहीं आपके रेंज में है, आप ऐसे कर सकते हो। तो सो दैट एक अकाउंटेबल सिस्टम हो। और जब ये सभी लोग साथ में बात कर रहे हैं,
आपकी बात करने से मुझे एक अभी जस्ट मैं आपकी बात से समझा कि एक आइडिया हो सकता है। आप जैसे कि सदन में 2 होते हैं, पक्ष और विपक्ष होते हैं, हम्म, इतना ही होते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम रियल करता है वो तो रीजन में करता है, क्षेत्र में करता है, यानी एक एमएलए है तो उसके क्षेत्र में करता है। मुझे लगता है कि सदन के जो स्पीकर है, जो एमएलए जीतते हैं वो तो ठीक है, वो तो सदन में जाते हैं, अपनी बातों को रखते ही। 6 महीना साल भर में एक बार ऐसा टाइम दिया जाए, जो विपक्ष में जो हार चुके हैं, वो अपने जो जीते हुए व्यक्ति है उसके खिलाफ कुछ बात रख सके या उस क्षेत्र की समस्याओं को रख सके। तो ऐसा भी एक अगर मैकेनिज्म हो तो मुझे लगता है कि इससे एक हेल्दी पॉलिटिक्स और हेल्दी जो लोकतंत्र या गणतंत्र जो हम लोग कहते हैं, लोकतंत्र का बहाल किया जा सकता है। शायद ये एक तरीका हो सकता है, मेरा मानना है, बट हाँ नहीं, पता हमारा हमारा मकसद ये है कि लीडर टैंक पे हम सारे लीडर को अनबोर्ड करें। ठीक है, जो एमएलए बिल्कुल। हैं वो भी आना चाहें तो आए, अगर वो ना भी आना चाहें क्योंकि वो गवर्नमेंट में है तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि अवॉइड करने की कोशिश करें। पर जो भी लीडर हैं जो अगले एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जनता जो है ना वो सीएम को नहीं चूज करती, उनको एक उन दो जितने एमएलए कैंडिडेट हैं उनमें से चूज करना है अगले इलेक्शन में। तो उनको ये चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे एक टाइम पे वो सुनने का मौका मिले कि आपने ये जो पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए था वो एक्चुअली एमएलए और एमपी के लेवल पे होना चाहिए। अगर जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो हमारा तो जनता से यही है कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते इस प्लेटफॉर्म पे आप उनको वोट ना दें, क्योंकि आपको अगर आंसर देने के लिए तैयार नहीं है तो आप किस लिए उनको वोट दे रहे हो। आप उन लीडरों को वोट दो जो आंसर देने के लिए तैयार है, क्योंकि आंसर सही और गलत हो सकता है, उसकी सुधार हो सकती है। क्योंकि जो विपक्ष में है वो आपको बता सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो तो ही वो सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन जब वो आंसर सुनने के लिए भी नहीं आएंगे, अपना आंसर देने भी नहीं आएंगे, तो आप उन लोगों को ना वोट करो जो कि आप एमएलए और एमपी को रियली इलेक्ट करने लगो। आप उनको जान पाओगे और आप उनको इलेक्ट कर पाओगे। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जब भी मैं नेक्स्ट बार आपके एरिया के लिए जब ऑर्गेनाइज डिबेट कर पाए, जो भी लीडर तब तक इनरोल हो पाएंगे तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एमएलए भी आए, है ना, क्योंकि वो अपने काम को बता पाएंगे कि वो क्या किए हैं, और जो भी क्वेश्चन है पब्लिक का जो आप लोग उनके लिए रेज कीजिएगा तो वो अपना जवाब दे पाए, जिससे कि जनता को इलेक्शन के टाइम में एग्जैक्टली पता हो कि ये सारे प्रॉब्लम रेज किए गए थे, इनके जवाब ये थे, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं या सेटिस्फाइड हूं। और इलेक्शन के टाइम में ये सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगे, तो ऐसा नहीं है कि जनता को बस 10 घंटे लगाने हैं और 10 घंटे में वो 5 साल का हिसाब एक बार में समझ सकती है। उनको ढूंढना ना पड़ेगा कि कब क्या स्टेटमेंट क्या दिया गया था, और हम 10 घंटे का समराइज करके एक शॉर्ट फॉर्मेट हम लॉन्च कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम में, जिससे जनता खुद डिसाइड करे कि उसको किसको इलेक्ट करना है। हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट लेवल पे चलता हूँ। तो आपने तो बताया एक तो करप्शन, और ऑब्वियसली आप मेडिकल फील्ड से आते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको मिनिस्टर बनने का मौका मिले या डिपार्टमेंट में काम करने का मिले, ठीक है, तो आप कौन से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना चाहेंगे? एंड क्या आप जनता को प्रॉमिस करना चाहते हैं कि मेरा इस डिपार्टमेंट में ये एक्सपर्टाइज है, या नहीं भी है तो मैं ये अचीव करना चाहता हूँ? देखिए, मुझे अगर डिपार्टमेंट चूज करने के लिए कहेगा तो मैं शायद मेडिकल डिपार्टमेंट ना चूज कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट को और भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है यूथ के डेवलपमेंट में, यूथ को सही रास्ता दिखाने में। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक है वो अभी हम लोग यूथ पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। और मैं अपने जगह पे देख रहा हूँ, बिहार में देख रहा हूँ शराबबंदी की वजह से यहाँ पे जो नशा का जो चलन चल पड़ा है वो कई गुना कल्पना से बाहर है, जो बाहर दिखता भी नहीं है। मैं एज ए डॉक्टर भी देखता हूँ, लेकिन बाहर दिखता नहीं है। वो बिल्कुल गांव गांव तक घुस चुका है। ड्राई जो सूखा नशा जिसे कहते हैं, चरस, कोकीन, ये सब वगैरह हर कोई जानते हैं। कितने बार वीडियो में आया है, आ गए। अगर मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई, युवा पीढ़ी के लिए अगर सही रास्ता नहीं दिखाया गया, तो आगे आने वाला हमारा जनरेशन खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य तो आप अभी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर युवा को अभी नहीं ठीक किए तो आपका भविष्य खराब होगा। तो मैं यूथ एम्प्लॉयमेंट, जो छोटे रोजगार वाले जो लोग हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना, इन सभी चीजों पे ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बशर्ते बीइंग ए डॉक्टर मैं मेडिकल फील्ड को इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेडिकल फील्ड को और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों पर जिसका ध्यान नहीं जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य को खराब कर हो जाएगी या भविष्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा बिहार में, अगर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया तो।
तो आप इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बता सकते हैं कि अगर आपने कभी सोचा होगा इस चीज के बारे में कि ये चीजें पॉसिबल है 1 साल 2 साल या 5 साल में, जो अगर मुझे अगर ये दे दिया गया एम्प्लॉयमेंट की, अगर जो भी गवर्नमेंट है उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, मेरे विचार उनको अच्छे लगे, या पब्लिक प्रेशर करे, मुझे लगता है उनको विचार क्यों लगने चाहिए, पब्लिक ये प्रेशर क्रिएट करे कि हाँ भैया मुझे इन आदमी का विचार अच्छा लगता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, और जब वो गवर्नमेंट से डिमांड करे कि इन्हीं को देना चाहिए वो मिनिस्ट्री, तो आपको क्या लगता है ऑब्जेक्टिव तरीके से कि आप ऐसा क्या करना चाहिएगा जिससे एम्प्लॉयमेंट और यूथ जो है उस जगह पे जाने के बजाय काम करने और देश के और बिहार के प्रगति पे काम करे? देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन है। सच मानिए तो बिहार के गांव में भी अगर आप जाइएगा तो 12th के बाद कोई एजुकेशन है ही नहीं। आप देखिएगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी कम है और टेक्निकल डिग्री जिससे कि जॉब मिल सकता है वैसे कॉलेजों का काफी अभाव है। तो जहाँ का स्टडी ही 12th क्लास तक आके खत्म हो जाता है लगभग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, तो वहां पे आप एक लेबर के अलावा दूसरा कुछ बना नहीं सकते। तो आज हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा कि पहले रोजगार के लायक बनाना होगा, फिर रोजगार दी जाएगी। वरना अगर सरकार अगर अभी कोशिश करती भी है तो वो मजदूर बनाने के अलावा दूसरा कोई रोजगार दे नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ही नहीं। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट की बात करना बेवकूफी है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए तो शायद ही कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। थोड़ा सा पेरीफेरी चल जाए तो 12वीं के बाद पढ़ाई लगभग ठप, और कुछ जो 12वीं तक भी पढ़ाई होती है उसकी भी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। तो आज के समय में जब हम लोग इतनी प्रतिस्पर्धा से दौड़ रहे हैं और कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जब आपका एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा डैमेज रहेगा तो क्या आप अगर विकास की बात करती है, रोजगार की बात करते हैं, तो फिर संभव नहीं है। आप लघु उद्योग खुलवा सकते हैं, कुटीर उद्योग खुलवा सकते हैं, उसके लिए आप छोटा छोटा ये कर सकते हैं, लेकिन जब बात बड़े बड़े उद्योग की करेंगे तो वहां पे आपको एजुकेशन को ठीक करना ही पड़ेगा, जो कि बिहार की सबसे बड़ी व्यवस्था का जो बुरा हस्र है उसमें से सबसे बड़ा एक हिस्सा है एजुकेशन। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन आज आप देखिएगा तो शायद कुछ नहीं है। आप एक बार गांव में अगर सर्वे के लिए हम सर्वे पे विश्वास नहीं करते, आप सिर्फ ऐसे ही आके देखिएगा यहाँ पर तो इतनी बदहाली है। और जो लड़के पढ़े भी हुए हैं, ग्रेजुएट भी हैं, उनकी क्वालिटी जो है एजुकेशन की इतनी इंफीरियर है कि आप उनको अच्छे कामों पे नहीं लगा सकते। तो ये एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा सवाल है जिसको कि ठीक करने की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही। नहीं, एक तो तो है बिना इसको कि सुधारे, हाँ, बिहार में एक तो है कि जो पढ़ लिए, जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें एक मेजर चंक जो है वो बाहर ही चले जाते हैं। जो बच जाते हैं उनके पास भी रास्ते बहुत ज्यादा रहते नहीं है, क्योंकि जो भी है करप्शन है और ये है, तो हर जगह ब्लॉकर ही लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा। अच्छा लगा आपका मतलब एक विजन देख करके। ऑब्वियसली ये तो एक लॉन्ग रास्ता है, जब आदमी वहां पहुंचते हैं तो वो फिर से वो रास्ता ढूंढते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। और ऑब्वियसली इसलिए मैं मानता हूँ कि 6 महीने और 1 साल का अंतराल जो है वो एक अच्छा है लोगों का विजन जानने का, कि आपने 6 महीने पहले क्या बोला था, अभी हम कहाँ पे है, जिससे कि लोगों को थोड़ा समझ में ज्यादा आए कि गवर्नमेंट क्या है, एमएलए क्या कर रहे हैं। सो थैंक यू मृत्युंजय जी ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई थिंक इसी तरह बहुत सारे लीडर ज्वाइन करते रहेंगे, जिससे कि लीडर और जो जनता के बीच में वो कनेक्ट बढ़ेगा और वो लीडर को बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे, नॉट कि इलेक्शन के टाइम पे उनको पार्टी के नाम पे वोट देना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच फॉर